देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आमदार विद्या चौहान के मानस पुत्र वैभव भरटकर के राकंपा छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने पर पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे ने शब्दवेदी बाढ़ से किया जोरदार हमला। मुंबई में मनपा का चुनाव की घोषणा जैसे ही नजदीक आ रही है, वैसे ही एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत राव राणे ने कहा है कि भाजपा अपनी फायदा देखकर पुनः वार्ड की रचना कराना चाहती है और मनपा में सत्ता में आने और महापौर भाजपा का होगा यह सपना देख रही है, जो कभी भी पूरा नहीं होगा। मनपा में शिवसेना की सत्ता थी और रहेगी और महापौर भी शिवसेना राकंपा के गठबंधन का ही होगा। यह वक्तव्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष अजीत राव राणे ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के पत्रकार द्वारा किए गए इंटरव्यू सवाल पर जवाब देते हुए कहा है। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व आमदार विद्या चौहान के मानस पुत्र वैभव भरटकर के राकंपा छोड़ शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल होने पर श्री राणे ने वैभव भरटकर पर जोरदार शब्दवेदी बाढ़ से हमला किया है, जिसको लेकर पत्रकार दीनानाथ तिवारी ने वैभव भरटकर से संपर्क करना चाहा मगर संपर्क नहीं हो सका। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे से एक छोटी सी मुलाकात के दौरान पत्रकार दीनानाथ तिवारी द्वारा इंटरव्यू के दौरान श्री राणे ने क्या कुछ कहा। इस तरह से मुंबई महानगर पालिका में बीएमसी ने कई हजार करोड़ रुपया खर्चा करके वार्ड की परिसीमन निर्धारित किया था, जो 227 से 236 किया था। अभी पुनः 227 हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? जैसा सरकार आता है वैसा सरकार के फायदे के वार्ड कौन से है। शायद 2017 में उन्होंने जो वार्ड की रचना की गई थी, वो रचना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उसमें कैसा फायदा हो सकता है वो हिसाब से की गई थी। शायद उनको भी अभी ऐसा लगता रहेगा कि 2017 की जो प्रभाग की रचना की गई थी उसमें अपने को ज्यादा फायदा रहेगा। और आपको मालूम है उसमें शायद उनको फायदा भी हुआ है कि खाली 34 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के थे, 34 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक थे। आज उनकी नगर सेवक की संख्या बढ़ के 2017 में 91 हो गई। तो उनको ऐसा लगता रहेगा कि शायद उनके 2017 के जो वार्ड रचना जैसी रहेगी वो हिसाब से उनको नगर सेवक ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसी उनकी कल्पना रहेगी शायद। मगर साहब मैं ये समझना चाहता हूँ कि कई हजार करोड़ रुपया जो खर्चा हुआ मुंबई महानगर पालिका ने खर्चा करके ये वार्ड का जितने हजार कर्मचारियों ने इसमें लग के काम किया, क्या ये भी नहीं मानते हैं कि ये पैसा खराब हुआ? अब पुनः परिसीमन निर्धारित होगी, पुनः उसकी संरचना होगी, पुनः आरक्षण वाला मुद्दा उठेगा, इस पे क्या करना है? पूरा ये चीज इससे क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। उनको कितना खर्चा होता है उनसे कोई फर्क नहीं उनको पड़ता है। देश की परिस्थिति, आपकी परिस्थिति आपने देखा रहेगा। उनको क्या, उससे क्या मतलब है? उनका स्वार्थ के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए देश का कितना खर्चा होता है, राज्य का कितना खर्चा है, मुंबई महानगर पालिका कितना खर्चा होने से उससे भी ज्यादा उनका स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको क्या खर्चे से पड़ी है? अगर इतना होने के बाद भी अगर इतना रिजर्वेशन हुआ है, वार्ड की पुनर्रचना हुई, वार्ड की 227 से जगह पे 236 वार्ड हो गए, वार्ड की पुनर्रचना हो गई, उसके बाद वार्ड की रिजर्वेशन हुआ, अगर उसके बाद अगर ये सरकार 2 मंत्री का सरकार को ऐसा लगता है कि 2017 के हिसाब से, रचना के हिसाब से अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो वह हिसाब से करेंगे। मगर साहब आप ये इसका अभी से आप मान ले रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना और आपकी सरकार न बन करके अब बीजेपी की सरकार ने, क्या ये मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं मानेंगे। कि मुंबई शहर में शिवसेना बाला साहब को मानने वाला एक बड़ा गट है, बहुत सारे लोग हैं
बहुत सारे मतदार है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कभी सपना नहीं देखना चाहिए कि मुंबई में हमारा महापौर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा, या फिर शिवसेना का ही महापौर बनेगा, या फिर शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युति होना की संभावना ऐसी लगती है। लेकिन ये मुंबई शहर के रहने वाले सभी लोगों को ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पे बाला साहब को मानने वाला बहुत बड़ा एक गट है, और मुंबई शहर में शिवसेना का योगदान है, ये कभी लोग भूलेंगे नहीं। कितना भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति कितना भी अगर करती है, उसके बाद भी 2022 में मुंबई महानगर पालिका का महापौर शिवसेना का ही बनेगा। मगर सर, जैसा कि अभी शिवसेना में 2 फाइट हुआ था, अभी ये अस्त्र में देखते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में पार्टी, तो दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में भी 2 पार्ट हो गए। वैभव हरटकर ने आपको हरी झंडी लेकर के आए थे और खतरा के झंडी बता करके अब शिवसेना में चले गए। इस पे क्या बोलते हैं? उसमें क्या बोलेंगे? दिंडोसी क्षेत्र में देखो, सबसे पहली नेता इधर उधर हो सकते हैं, कार्यकर्ता इधर उधर नहीं होते। आपने देखा रहेगा कि शिवसेना के नेता इधर उधर गए, शिवसैनिक जगह पे ये है। रही बात दिंडोसी क्षेत्र की, दिंडोसी क्षेत्र में जो नगर सेवक गए हैं उनको सब रेडीमेड मिला था। ये आपको भी मालूम है, आप कुरार विलेज में रहते हैं। 99 से ये पार्टी का जन्म हुआ, उस दिन से हम पार्टी में काम करते हैं। 2002 में पहला महानगर पालिका का इलेक्शन लगा, ये पार्टी का जन्म होने के बाद। मैं जब मेरा घर भी नहीं था, पार्टी नहीं थी, मेरा मुंबई में मुझे वो टाइम पे 7 साल नहीं हुआ था, उसके बाद भी मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 1734 वोट यहाँ पे मुझे मिला था। और जहाँ पे सुचित्रा राय की नगर सेविका बनी थी, उनको 2009 वोट मिला था। जो जीत के आई थी उनको 2009 वोट मिला था और मुझे 1734 वोट मिला था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत ये आज से नहीं है, ये 2002 से ये दिंडोसी क्षेत्र में है। रही बात कोई जाने से कुछ पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमारी नेता विद्या चौहान, जो वार्ड की नगर सेविका, पहली वार्ड वोट अभी 36 वार्ड नंबर था, वो वार्ड का नगर सेविका रह चुकी है। उन्होंने झोपड़पट्टी में उधर फॉरेस्ट एरिया में वन खाते विभाग में उन्होंने काम भी किया था, और उनके ही जगह पे कोई उनका एक मानस पुत्र उन्होंने जो चॉइस किया था, उधर वो नगर सेवक बनी थी। उनको एक रेडीमेड मिला था। क्या मेहनत करनी पड़ी, आपको भी मालूम है, आप दिंडोसी क्षेत्र में रहते हैं। कोई जाने से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मुंबई शहर का छोड़ दे, लेकिन दिंडोसी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी गारंटी हम देते हैं। मुझे साहब ये मानते हैं कि जो मानस पुत्र जिन्होंने माना और आज उन्होंने क्या सूरा भोग लिया, ये आप मानते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा मानते हैं? सूर्यगिरी की सूरा तलवार की बात करना मुझे उचित नहीं रहेगा, लेकिन ये बात अच्छा हुआ कि विद्याताई को मालूम है। ये बात आपके माध्यम से मैं जाहिर बात करता हूं कि ये बात अच्छा हुआ कि विद्याताई को मालूम पड़ा कि अपना कौन और पराया कौन है। मेरे और विद्याताई के बीच में अगर दरी किसी ने किया थी, वो अब दरी दूर हो जाएगी। उनको भड़काने वाले लोग कम हो गए। अब उनको मालूम पड़ा कि हम अजित रावण के हम दोनों लोग मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत और बढ़ेगी। आपको मालूम नहीं रहेगी कि वहां पे खुद की ताकत बढ़ाने में कुछ लोग ज्यादा पड़े थे। पार्टी की ताकत नहीं, खुद की ताकत बढ़नी चाहिए। लेकिन मेरे जैसे झोपड़पट्टी में रहने वाले कार्यकर्ता को ताकत किसने दिया? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ने दिया। ये मुझे भूल के नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे आदरणीय नेता सचिन भाऊ यहाँ से चले गए, लेकिन सचिन भाऊ साल में कम से कम 4-5 बार दिंडोसी क्षेत्र में आए थे। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता को ताकत दी थी। स्वर्गीय आर पाटिल रहेंगे, आदरणीय महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे जयंत पाटिल जी रहेंगे, आदरणीय पवार साहब रहेंगे, आदरणीय अजितदादा रहेंगे, सुप्रियाताई रहेंगे। हमारे जितेंद्र आवाड साहब गृह निर्माण मंत्री होने के बाद मुंबई शहर में अच्छे डिसीजन लिए। कुरार गांव के जो पेंडिंग कुछ सब्जेक्ट थी, उन्होंने उसका हल निकाला। अच्छे काम किए ना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ता को ताकत देने का काम किया। उसके वजह से हमारे क्षेत्र में, दिंडोसी क्षेत्र में हमारी पार्टी की ताकत बढ़ी है। और मैं ये वादा करता हूँ, एक और 2-4 कार्यकर्ता जाने से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत दिंडोसी में कम नहीं होगी। मगर साहब उन्होंने ये भी कहा, भी पुलिस प्रशासन को उन्होंने ऐसा सुरक्षा
जान का खतरा है, इस तरह से पुलिस सूत्रों द्वारा हमें मालूम पड़ा। उनकी ऑफिस के सामने पुलिस की गाड़ियां लगा दी है, उनको सुरक्षा व्यवस्था की गई, इस पर आप क्या कहें? किसको जान का खतरा? वैभव हरड़कर जी को। क्या जान का खतरा? अगर आपने बुरा कुछ काम किया रहेगा तो आपको जान को खतरा है। पार्टी छोड़ने के बाद वहां के लोग आज तक कभी हमको मिले नहीं थे। वो लोग दो दिन से लगातार वार्ड क्रमांक 42 से लोग आके मिलते हैं। बहुत अच्छा हुआ। कुछ लोग डर के आते हैं कि साहब हम 5 साल डर के काम किए, हम कभी आए नहीं थे। कुछ लोग बोलते कि हम 5 साल में हमको काम करने का मौका ही नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे, जिसका बुरा काम रहेगा उसको डर तो हमेशा रहेगा, ये निसर्ग का नियम है। पार्टी छोड़ के जाने के बाद कोई उसको डर अगर मन में पैदा है तो मैं आपके माध्यम से उनको किसी को बताना चाहता हूं, जिसको डर है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपके ऑफिस में नहीं आएगी। आप गए, आपका सम्मान ही होगा, आप गए रहेंगे, आपका कुछ उसका स्वार्थ रहेगा, कुछ मतलब रहेगा। अब देखेंगे आगे आगे क्या होता है। उस वार्ड के जो आपके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो अब अकेला महसूस है, तो उनके लिए आपने क्या ऐसा विकल्प आपने सोचा? उनके बारे में आपने क्या ऐसा सोचा कि अब देखो कैसी कार्यकर्ता सम्मेलन ले गया उनको? अब लेंगे। कल ही मुंबई की हमारी कार्याध्यक्षा राखी यादव, उन्होंने 42 वार्ड के प्रमुख कार्यकर्ता, कम से कम 100 प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे। हम 4 ग्रुप से उनको अंदर बुला के उनके साथ बातचीत किया। 4 ग्रुप से कम 100 दिन जो कार्यकर्ता जो 5 साल में कभी बाहर ही निकले नहीं थे, जो विद्यार्थी को मानते हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मानते हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, लेकिन 42 वार्ड में एक किसी ने मोनोपोली बनाया था। उधर पार्टी की ताकत कम थी और वैयक्तिक किसी ने ताकत अपनी बनाने की कोशिश करने के 5 साल में लगातार कोशिश की, और उसके वजह से कुछ राष्ट्रवादी को मानने वाले, पवार साहब की विचारधारा लेकर चलने वाले कुछ लोग वो पीछे हटे थे, वो घर में बैठे थे, कोई पार्टी में गए नहीं थे। वो लोग 2 दिन से बाहर आए। उनके चेहरे के ऊपर की खुशी, उसका आनंदी हुआ चेहरा, वो हमको बोल रहे, हमको दिखा रहे कि हम बहुत खुश हैं। हमारे जो पीछे का डर था, हमारे पीछे जो कुछ कायदे का बनाया था 42 वार्ड के लोगों का, वो आज हम हट गए। आज हम पार्टी का काम खुलेआम से करेंगे और मैं आपको वादा करता हूँ 42 वार्ड में कम से कम 3000 वोटों से ज्यादा वहां का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार रहेगा। आप लिख के रखो, वार्ड क्रमांक 42 में, वार्ड क्रमांक 42 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ये झोपड़पट्टी में रहने वाला रहेगा, जो प्लास्टिक के झोपड़े में रहता है, जिसको वहां की लोगों का दुख मालूम है, उनको दर्द मालूम है। बारिश के टाइम पे कैसे लोग रहते हैं, उनको लाइट के बाहर का कनेक्शन लेके कितने लोग उनसे पैसा लेते हैं, जो पानी का कनेक्शन के लिए पानी का एक दिन में उनको 5-5, 6-6 हंडा मिलता है, उनको महीने का 300-400 रुपया लेना पड़ता है। मेरे ऑफिस का बिल आता है, लाइट बिल आता है 2000-2200, लेकिन उनको प्लास्टिक के झोपड़े में रहने वाले 4 बल्ब लगाते हैं, उनको बिल आता है 2000 रुपया। ऐसे 15-16 हजार लोग वहां पे जो लोगों को ऐसे लुटेरे बन गए हैं। अब लोग सावधान बनेंगे, और उसके लिए जब तक झोपड़पट्टी का फॉरेस्ट विभाग का वन खाते में रहने वाला, प्लास्टिक के झोपड़े में रहने वाला लोक प्रतिनिधि नहीं बनेगा, तब तक वहां का दुख दर्द किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मगर जिस वार्ड से वैभव हरड़कर साहब थे, आपकी नगर सेविका थी, उन्होंने झोपड़पट्टी को मुद्दे को लेकर के और आमदार खासदार से लेकर के आपकी युति थी, उन्होंने 3 वर्षों तक प्रयत्न किया, मगर वो उन लोगों को 72 लोगों को घर नहीं दिला पाए। मगर विनोद मिश्रा ने मिशन को शुरू किया और पूर्ण हुआ। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? उन्होंने क्या कोशिश किया मालूम नहीं, लेकिन वहां पे जो नगर सेविका थी वो एक अच्छी नगर सेविका थी। उन्होंने किसी के बारे में कोई 5 साल में, हमारी धनश्री भरड़कर मैडम थी, 5 साल में कोई किसी को दुखाया नहीं, उन्होंने किसी को दर्द नहीं, किसी को दुख नहीं दिया। एक अच्छी नगर सेविका थी, एक सर्वसामान्य फैमिली से वो आई थी और उन्होंने नगर सेविका बनी।
शायद उन्होंने कोशिश किया रहेगा, ये मुझे इतना अभी उसके ऊपर ज्यादा बोलना उचित नहीं रहेगा, लेकिन उसने क्या कोशिश किया है, कितना कोशिश किया, उसकी मेजर लेना अभी जरूरी नहीं है। अब जो लोग गए हैं या उनका जो 72-75 कुछ ऐसे लोग हैं जिनको झोपड़ा अभी तक मिला नहीं है, ठीक है, वो माध्यम से हम काम करेंगे। हम हमारे अपोजिशन लीडर अजीत दादा, हम उनके पास जाएंगे। हम एक बार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नगर सेविका थी, वहां पे हमने कभी ध्यान देने की कोशिश की नहीं कि राष्ट्रवादी का उधर उम्मीदवार है, उधर नगर सेविका है, तो वो अपने माध्यम से, अपने प्रयास से, अपनी कोशिश से वो लोगों को न्याय देने का काम करती थी। अब परिस्थिति बदल गई है, अब चेंज हो गए, तो हम उधर जरूर जाएंगे। जो लोगों का प्रलंबित काम है, जो लोग पार्टी के माध्यम से, या शिवसेना रहेगा या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहेगी, वो माध्यम से लोगों को काम की अपेक्षा है, वो काम हम आज जरूर पूरा करेंगे। मगर साहब, क्या उस वार्ड से आप मैदान में आने वाले हो, या आपने कौन सा वार्ड अपने लिए चुना है? मुझे पार्टी जो जिम्मेदारी देंगी या किसी को देंगी, हम तन मन धन से उतरेंगे। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं लड़ेगा या मैं नगर सेवक बनने के बाद ही पार्टी की ताकत बढ़ेगी। पार्टी ने कोई किसी छोटे कार्यकर्ता को अगर उम्मीदवारी देंगे, हम उनके साथ तन मन और धन से काम करेंगे, और पार्टी का आदेश रहेगा, वो आदेश के हिसाब से हम काम करेंगे। जैसा कि मैं जानता हूं, वो लोक विधान या उत्तर पश्चिम जिला में एक में नेता विद्या चौहान और दूसरा नाम अगर आपका आता है तो अजीत रावाने का, तो ये इस विधानसभा क्षेत्र से कितना आप नगर सेवक चुन के भेजने की आपने उम्मीद लगाई, कैसी आपने योजना बनाई, इसमें कुछ बताइए। सबसे पहला मैं आपके माध्यम से इस बात को कबूल करना पड़ेगा कि मुंबई शहर में हमारी ताकत नहीं है, वो हमारी कमजोरी है। हमने हमारे नेता को जाहिरा, जो हमारे नेता जो काम करते, जो नेता की हमारी क्वालिटी है, और नेता ने जो काम किया, वो मुंबई में हमारा एडवर्टाइजिंग करने में हमारे जैसे कार्यकर्ता कम हुए हैं। उसके वजह से मुंबई शहर में हमारी ताकत बड़ी नहीं है। मैं आपको इस माध्यम से आपके जो सवाल है उसका जवाब मैं देना चाहता हूं, देता हूं। लेकिन अगर इजीली कोई भी मंत्री, अगर कोई भी नेता मिलता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। हमारे कोई भी नेता के पास जाओ, वो खाली डिपार्टमेंट के काम नहीं करते हैं, वो कोई भी डिपार्टमेंट रहेगा, वो डिपार्टमेंट में संबंधित अधिकारी को कॉल करके उसको न्याय देने तक उसका पीछा करते, वो हमारे नेता है। बहुत सारे मुंबई शहर में उन्होंने काम किए हैं, लेकिन हम उनके काम का एडवर्टाइजिंग लोगों के, मुंबई के लोगों तक हम कर नहीं पाए। अगर आपको देना चाहते हैं तो झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना में, ये जो सरकार की स्कीम है, उस स्कीम का पहला 10 साल खरीदी बिक्री नहीं होती। वो आज आदरणीय जितेंद्र आवाड़ जी ने 3 साल बढ़ाए हैं। जो पहला 2014 की सरकार ने 2000 और 2011 के बीच में जिसने खरीदी बिक्री की है, उसको पहले 7.5 लाख रुपया भरना था। ये आदरणीय जितेंद्र आवाड़ जी ने 2.5 लाख किया है। अगर इसकी भी जाहिरात हम लोगों तक करते थे कि इतना बड़ा तफावत, इतनी बड़ी अच्छी सुविधा, इजीली लोगों को घर मिलने का जो सुविधा आदरणीय गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ साहब ने किया है, उसकी भी एडवर्टाइजिंग मुंबई शहर में रहने वाले सभी लोगों ने अगर करते तो नक्की मुंबई में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घड़ी के चिन्ह के ऊपर आकर्षित हो जाते थे। ठीक है, रही बात उत्तर पश्चिम जिला की, हमें जरूर कोशिश करेंगे कि दिल्ली क्षेत्र में हम कम से कम 2 नगर सेवक हम चुन के आ सकते हैं, और उत्तर पश्चिम जिला में हमारा टारगेट रहेगा कि कम से कम 8 नगर सेवक उत्तर पश्चिम जिला में नगर सेवक के रूप में लोगों के सामने आना चाहिए। यह इससे हमारी कोशिश है, और शायद उसको यश भी आएगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, पिछले कुछ महीने पहले आपने पत्रावाली चाल में जितेंद्र आवाड़ के साथ में मैंने देखा था, आपने विजिट किया था। उस पत्रावाली चाल के मुद्दे पर ईडी ने अभी शिवसेना के नेता के ऊपर कार्रवाई किया है, और उनकी जांच है, वो अंदर है, उनकी जांच चालू। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? पत्रावाला चाल ये मुंबई का सबसे बड़ा मुद्दा है।
पत्रावाल चाल में संजय राउत जी शिवसेना के नेता या महाराष्ट्र के नेता या हमारे नेता, उनका उसमें क्या रोल है उसके बारे में मुझे बोलना उचित नहीं रहेगा। लेकिन पत्रावाला चाल जो लोगों ने ये स्कीम बिगाड़ा है उनको सजा होनी चाहिए। बेचारे संजय राउत वो एक बलि का बकरा बन गया है। उसमें अभी संजय राउत जी का उनका रोल कैसा है क्या है ये मुझे उचित नहीं रहेगा। लेकिन पत्रावाला चाल में आज भी लोग 20-20 साल से जो लोग बाहर है उनको जो भाड़ा नहीं मिलता है। आपको मैं गर्व से ये बात कहता हूं कि पत्रावाला चाल अभी ये बीच में जो जूनी सोसाइटी जो कम से कम 15 साल से जो सोसाइटी था, वो सोसाइटी का पहला मीटिंग आदरणीय पवार साहब के साथ मैंने लगाया था। वहां के हमारे गोरेगांव तालुका अध्यक्ष अजय विचारे जी थे, उनके पास लोग गए थे और उन्होंने पवार साहब के सामने मैंने ये मीटिंग लगाया। मीटिंग के बारे में पवार साहब को उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम थी। उन्होंने अवार साहब को बताया, अवार साहब को फोन करके बताया। अवार साहब ने 2-3 बार उनके माध्यम से पत्रावाला चाल के सोसाइटी का मीटिंग लिया। आदरणीय सुप्रिया जी ने इसके बारे में मीटिंग लिया, जयंत पाटिल साहब ने मीटिंग लिया और मुझे जतेंद्र अवार साहब ने मुझे प्रॉमिस किया था कि पत्रावाला चाल का मुद्दा हम जरूर ये आने वाले 2-4 महीने में हम सॉल्व करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश उन्होंने की है और उसका मुझे गर्व है। सर लास्ट मेरा ये सवाल है कि जिस समय के आप मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, वहां बैठाने की बात कर रहे हैं, आज रोड की स्थिति इतनी खराब है, नाली की स्थिति इतनी खराब है कि आपके कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी के नेता लोग रोड पे बैठ के आंदोलन करने का काम इसको किस नजरिए से देखते हैं और क्यों ऐसा क्यों? जब सरकार ने काम किया है तो फिर ऐसा ये सब काम, मैं 2 टर्म नगर सेवक था, मेरी वाइफ 5 साल और मैं 5 साल, ऐसे 2 टर्म हम नगर सेवक निकाला। सब काम सब नगर सेवक के ऊपर या क्या लोक प्रतिनिधि को है कि जिसका सरकार है उनको ही क्लेम देना उचित नहीं लगता। महानगर पालिका के कुछ अधिकारी हैं, अगर वो अधिकारी ने मुंबई कॉर्पोरेशन का अगर 40% फंड भी अगर मुंबई में यूज किया रहेगा तो मुंबई शहर में कोई काम बचेगा नहीं। लेकिन ये लोग जो बाहर से आते हैं वो 2-2, 3-3 साल यहाँ पे जो अधिकारी बोल के जो काम करते हैं वो किसी नीचे का जो ई है, जेई रहेंगे, उनका कोई सुनते नहीं है, उनका कोई सुनते नहीं है। उधर जिसका ज्यादा पहचान है वहां पे वो फंड लेके जाते हैं। मुंबई शहर, मुंबई महानगर पालिका जिसका सब पूरे देश का उसके ऊपर ध्यान है, जो मुंबई की आर्थिक राजधानी जिसको बोला जाता है, 38,000 करोड़ का फंड मुंबई शहर का महानगर पालिका 38,000 करोड़ का फंड है। अगर खरी मायने में अगर 40% भी हम इस फंड को यूज करके मुंबई के जो लोगों को सुविधा, जो जन्म से मृत्यु तक उसके बीच में मुंबई शहर में जितनी सुविधा आती है वो सुविधा दीजिए, 40% भी उसका काम करेंगे तो मुंबई में 5 साल के बाद कोई काम नहीं मिलेगा, इतना अच्छा है। लेकिन कुछ अधिकारी है, नगर सेवक तो अपने इलाके में काम होना चाहिए कि उनको मालूम वो नगर सेवक अपने अपने इलाके में अच्छी तरह से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अधिकारी मानते नहीं है। कुछ अधिकारी इतने भ्रष्ट हुए हैं कि शायद ऊपर वाला भी आएगा ना तो उनके साथ भ्रष्टाचार करना पड़े। उनके नस में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर आप ऐसे कुछ अधिकारी की अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो ये अधिकारी मुंबई शहर में बड़े बड़े डेवलपमेंट में फाइनेंसर बोल के काम करते हैं। अगर ईडी को वहां पे इंक्वायरी लगाना चाहिए, ईडी को इंक्वायरी लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो अधिकारी बैठे उनको इंक्वायरी होनी चाहिए। मुंबई महानगर पालिका नगर सेवक को दोष देना या मुंबई महानगर पालिका जिसकी सत्ता है उसको दोष देने से भी अधिकारी काम करते हैं कि नहीं। और आपको आपके माध्यम से मैं सभी चैनल वाले को बोलता हूं कि आप अधिकारी को पीछे लगा दो, बराबर सब काम हो जाएगा। मगर सब जो ये घोटाले होते हैं, जो ब्लैक लिस्ट, उनको नहीं देना चाहिए। 100% आपके मत से मैं भी सहमत हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ब्लैक लिस्ट में है उनको टेंडर मिलना नहीं चाहिए।
पिछले दिनों साहब ये एक मजदूर का मुद्दा आपने वायरल हुआ था, आपने देखा था कृष्णा नाम की बेटी थी, मजदूर थी, उसका पिताजी दादा सफाई कर्मचारी रहते, उनके घर से बेघर, देश की आजादी के पहले से वो रहते थे, मगर उनको बीएमसी उनके घर से बेघर कर देती है। केवल एक जात समुदाय के विवाद को लेकर, जाट समुदाय के खिलाफ उन्होंने एफआईआर किया था। इसको लेकर इसको किस नजरिया से देखते? मगर ऐसा अगर कोई जात का अगर मुद्दा मुंबई शहर में अगर कुछ होता है तो खेदजनक है। मुंबई में ये लाजिरवाना है, मुंबई शहर को ये मुंबई आपके और मेरे जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने मुंबई को बनाने में त्याग किए हैं। अगर ऐसे मुंबई शहर में अगर ऐसा कुछ कांड हुआ है तो वो मुंबई शहर के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, एक मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने बकरे काटते थे, जिसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, उसने एफआईआर किया। एफआईआर को पीछे लेने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा था, नहीं लिया तो बाद में एक अमीन पटेल वहां के विधायक द्वारा दबाव डालकर उसको घर से बेघर कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया, जबकि देश की आजादी के पहले से सफाई कर्मचारी रहते। तो ये उचित है क्या? नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा कोई रहेगा तो उसका हम निषेध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं।